इस वीडियो में हम लोग रॉबर्ट ब्राउनिंग का लिखा हुआ द फेमस पोएम माय लास्ट डचेस का लाइन बाय लाइन हिंदी एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वीडियो को शुरुआत कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग विक्टोरियन एज के बहुत बड़े पोएट माने जाते हैं और ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखने के लिए ये बहुत फेमस। ड्रामेटिक मोनोलॉग बेसिकली ऐसा एक पोएम होता है जिसमें आप बोलते तो है, स्पीकर तो मौजूद रहता है लेकिन लिसनर मौजूद नहीं रहता। एक्चुअली मौजूद नहीं रहता ये बोलना गलत होगा, मौजूद रहता है बट लिसनर का मौजूदगी आपको दिखता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो माय लास्ट डचेस पोएम है, ये पूरा पोएम में स्पीकर कौन है? स्पीकर है ड्यूक। ओके, और ड्यूक किसी को ये बात बोल रहे हैं, मतलब पूरा पोएम ड्यूक का तरफ से कन्वर्सेशन है। वो अपने लास्ट वाइफ यानी लास्ट डचेस के बारे में कुछ कुछ चीजें बता रहे हैं लिसनर को। अब लिसनर यहाँ कौन है ये पोएम में दिखाया नहीं गया है, सो दिस इज कॉल्ड अ साइलेंट लिसनर। ठीक है, लेकिन लिसनर वहां पे फिजिकली प्रेजेंट है और उसी को ड्यूक सुना रहे हैं, लेकिन लिसनर का आइडेंटिटी आपको रिवील नहीं होगा या लिसनर एक्टिवली आपको पूरा पोएम में कहीं नहीं दिखेगा। तो मोनोलॉग कहने का मतलब यही है कि ड्यूक पूरा बात अकेले ही कह जा रहे हैं, लिसनर की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। दैट इज वाई मोनोलॉग। और ड्रामेटिक क्यों? क्योंकि इस तरीके का मोनोलॉग में अपने अनजाने में ही कभी कभी जो मोनोलॉग बोलता है वो ऐसा कुछ बात बता देता है जिसका चलते उसका अंदर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रीडर्स को या लिसनर को समझ में आ जाता है। ठीक है, और वो काफी ड्रामेटिक वे में रिवील होता है, इसीलिए पूरा चीज को ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है। गॉट इट? जिस ड्यूक का हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज द ड्यूक ऑफ फेरारा। ओके, ये नाम याद रखिएगा, ड्यूक ऑफ फेरारा। फेरारा एक इटालियन प्लेस है, वहां के ड्यूक यहाँ के इस पोएम के स्पीकर है और उनका जो आखिरी वाइफ थी यानी डचेस, ड्यूक का वाइफ को डचेस कहा जाता है, तो उनको मृत्यु दंड वो खुद दिए थे। ठीक है, क्यों दिए थे? क्योंकि उनका हरकत यानी वो उनका लास्ट वाइफ का हरकत उनको कुछ अच्छा नहीं लगता था। इसका मतलब ये नहीं है कि लास्ट वाइफ कुछ खराब थी, लास्ट वाइफ बहुत ही हम्बल थी, स्वीट थी, जेनरस थी, लेकिन ये ड्यूक जो है ये बहुत बड़ा एरोगेंट है, पावर लविंग है, अथॉरिटेटिव है। तो इसलिए इसका पत्नी का ये जो हम्बल सा नेचर है इसको बिल्कुल पसंद नहीं आया और इसके चलते वो उसको मृत्युदंड दे दिया। ये है कहानी का पीछे का एक बैकग्राउंड स्टोरी। अब ये दिमाग में रखते हुए आप ड्यूक का बातों को देखिएगा, तब आपको ये ड्रामेटिक कैसे है वो भली भांति समझ में आएगा। आइए अब लाइन बाय लाइन एनालिसिस करते हैं। दैट्स माय लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। वो देखो, वो है मेरी पिछली वाइफ, पिछली डचेस, जिसको वॉल में पेंट मैंने करवाया है, यानी उसका तस्वीर बनवाया है वॉल में। लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, देख करके लग रहा है ना जैसे वो अभी भी जिंदा है। यानी देखो पेंटिंग कितना बढ़िया है। ओके, कितना अच्छे से मैंने पेंटिंग बनवाया है कि एकदम असली जैसा लग रहा है। आई कॉल दैट पीस ऑफ वंडर नाउ। और ये सच में इतना बढ़िया पीस ऑफ वर्ड आर्ट वर्क है, एकदम जिंदा जैसा लगने वाला पिक्चर, कि इसको तो मैं एकदम वंडरफुल, एक मतलब आश्चर्य सृष्टि कहता हूँ। फ्रा पैंडोल्फ्स हैंड्स वर्क बिजली ईच डे। अब फ्रा पैंडोल्फ कौन है? वो वही पेंटर है जिसने लास्ट डचेस को देख करके ये पेंटिंग बनाया था। नहीं, जब वो डचेस जिंदा थी तब उसको सामने रख करके लाइव वो ये पेंटिंग पोर्ट्रेट बनाया था फ्रा पैंडोल्फ। तो नाम याद रखिएगा, लास्ट डचेस का पोर्ट्रेट बनाने वाला कौन है? फ्रा पैंडोल्फ। और उसके हाथ एक दिन पूरा बिजली काम किया, यानी पूरा एक दिन लगातार वो काम किया है, बैठ करके पेंटिंग बनाया है। एंड देयर शी स्टैंड्स, और देखिए उसका नतीजा देखिए, यहाँ पे वो खड़ी है एकदम जिंदा जैसा, पेंटिंग के अंदर में खड़ी है। Will it please you sit and look at her? क्या आप लोग कृपया करके बैठेंगे और उसको थोड़ा देखेंगे? यही लाइन से आपको पता चलता है कि ड्यूक किसी से बात कर रहे हैं। तो लिसनर तो मौजूद है लेकिन वो कौन है ये हम लोग को पता नहीं चलता, ये लिसनर का कोई एक्टिव रिस्पॉन्स भी नहीं आता है। ठीक है, बेसिकली मैं आपको बता देता हूं, यहाँ ड्यूक आज उसका जो दूसरा शादी करने वाला है उस रिलेटेड, दूसरा शादी से ही रिलेटेड कुछ आदमी लोग आया है ड्यूक को विजिट करने, और वही आदमियों को ड्यूक बोल रहा है क्या आप थोड़ा देर रुकेंगे और मेरे इस लास्ट डचेस का पेंटिंग को देखेंगे? आई सेड फ्रा पैंडोल्फ बाय डिजाइन। मैंने, फिर ड्यूक बताता है कि मैंने फ्रा पैंडोल्फ जानबूझ के कहा है। फॉर नेवर रेड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस, क्योंकि आप लोग जैसे स्ट्रेंजर्स यानी अननोन अनफेमिलियर व्यक्ति कभी भी उस पिक्चर में छुपे हुए काउंटेनेंस यानी चेहरा को, अपीयरेंस को, उस तस्वीर के चेहरे को आप लोग जैसे कोई भी अनजान व्यक्ति कभी देखा ही नहीं। यानी मेरे डचेस को असलियत में
कभी किसी ने देखा नहीं है। फ्रा पैंडोल्फ को तो मैंने अलाउ किया है देखने के लिए, मैंने जानबूझ करके फ्रा पैंडोल्फ को अनुमति दिया है कि तुमको पेंटिंग बनाना पड़ेगा तो तुम देख सकते हो, ये सौभाग्य मैं तुमको देता हूं, इसी वजह से उसने देखा, नहीं तो मेरा डचेस को तो किसी को आंख में पड़ने देता नहीं हूं। द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लैंस बट टू माई सेल्फ दे टर्न्ड, इस नजर के यानी मेरी डचेस का जो गहराई से, जो चाहत से वो अपना नजर मतलब डालती थी, उसका एकमात्र हकदार मैं ही था और मेरे ही तरफ अपना चाहत भरा और गहराइयों भरा निगाहों से वो देखती थी। अब देखिए ब्रैकेट में इसका एक्चुअल रीजन लिखा हुआ है, सिंस नन पुट्स बाय द कर्टेन आई हैव ड्रॉन फॉर यू, यानी कि आप लोगों के लिए मैंने जो पर्दा हटाया वो तो कभी कोई हटाता ही नहीं है, यानी डचेस को मैं हमेशा पर्दा के पीछे रखता था, जैसे डचेस का पिक्चर को भी मैं पर्दा के पीछे छुपा के रखा था कि पर्दा मैंने हटाया तो आप लोग का नजर पड़ा, वैसे डचेस जब जिंदा थी तब भी मैं उसको पर्दा के पीछे रखा करता था और मेरे अलावा किसी का जरूरत ही नहीं था वो पर्दा हटा करके उसको देखे। तो वो समझाने की कोशिश क्या किया, वो ऐसे बात कर रहा था कि लगा कि डचेस सिर्फ और सिर्फ उसी से प्यार करता है, उसका अलावा किसी को देखता तक नहीं। लेकिन अब यहाँ पे पता चला कि वो डचेस का पॉजिटिवनेस नहीं है बट इसका पॉजिटिवनेस है कि ये जबरदस्ती किसी और को डचेस को देखने ही नहीं देता। ओके, ये कुछ चीजें, इसको कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग का एक बहुत खास फीचर होता है ड्रामेटिक आयरनी। ये ऐसा चीज होता है, कुछ कुछ घटनाओं या कुछ कुछ बात या स्पीकर का कुछ कुछ हरकत से आपको समझ में आ जाएगा कि वो बोल कुछ और रहा है लेकिन मीनिंग उसका कंप्लीटली ऑपोजिट है। जैसे अभी आपने क्या देखा कि स्पीकर क्या बोल रहा है कि मतलब जो चाहनी था, उसका जो देखने वाला नजर था प्यार वाला गहराई वाला, वो मेरे अलावा और किसी के ऊपर पड़ता ही नहीं था, तो ऐसे दिखाना चाहा कि मतलब उसको बहुत प्यार करती थी। लेकिन अल्टीमेटली हम लोग को क्या पता चला कि वो जबरदस्ती करता था। तो इसी को ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं। आगे चल करके और ड्रामेटिक आयरनी का एग्जाम्पल मिलेगा, वहां पे मैं आपको बताते चलूंगा। And soon as they would ask me if they durst, how such a glance came there. Okay? तो और जैसे कि वो लोग मुझसे पूछते, अगर वो लोग का हिम्मत होता तो, कि ऐसा एक नजर, ऐसा एक मतलब खूबसूरत आंख वाला लड़की या डचेस कहां से आई। सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस, तो आप लोग पहले व्यक्ति नहीं हो जो मेरे डचेस को देख करके इंप्रेस हुए हो, उसको ब्यूटी का, उसका एलिगेंस को देख के इंप्रेस हुए हो। मेरी डचेस है ही इतना खूबसूरत कि कोई भी उसको देख के तारीफ करता है। शी इज सच अ प्रीशियस gem for me. Okay? And asked thus, so it was not her husband's presence only called that spot of joy into the duchess's cheek. अब देखिए, अब इसका शुरू हो रहा है बयानबाजी। अब वो बता रहा है, जो मतलब जिसको भी वो खड़ा करके रखा है आदमी को, उसको वो बोल रहा है, देखिए सर, सिर्फ उसका हस्बैंड का यानी मेरी बीवी का पति, यानी सिर्फ मेरा ही प्रेजेंस से डचेस का गाल में जो एक खुशी का स्पॉट आया है ना, जो जैसे ब्लश करता है कोई औरत खुश हो जाती है तो वो जो ब्लश आता है वो पिंकिश स्पॉट आता है, तो ऐसा समझने की गलती नहीं कीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ उसका हस्बैंड का प्रेजेंस से ही वो ब्लश करती थी, उसको मन में खुशी होता था। Perhaps Fra Pandolf chanced to say, her mental lapse over my lady's wrist too much. शायद फ्रा पैंडोल्फ कभी ये बोलने का गलती कर दिया कि मेरी लेडी का, माय ऑनर का यानी डचेस का जो मेंटल है, मेंटल यानी उसका कपड़ा, जो हैंड स्लीव्स, लंबा ढोला स्लीव्स, लैप्स ओवर माय लेडीज रिस्ट टू मच, कि मेरा लेडी का कलाई के ऊपर बहुत ज्यादा ही ढका हुआ है, यानी थोड़ा सा अगर वो पीछे भी रहे तो कलाई का खूबसूरती बढ़िया से दिखेगा, जिससे कि मैं उसको प्रॉपर्ली पेंट कर सकूं। और paint must never hope to reproduce that faint half flush that die along her throat, या मतलब रंग से, काली से, पेंट से कभी भी मैं जितना भी कोशिश क्यों ना करूं, या दुनिया के कोई भी आर्टिस्ट कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, महज रंग से एक्चुअली में डचेस का थ्रोट का वहां जो बहुत ही फेंट सा एक फ्लश है, एक यू है, कलरफुल स्ट्रोक टाइप का शेड है, उसको कभी भी पेंट द्वारा रिप्रोड्यूस किया ही नहीं जा सकता। यानी डचेस का जो नेचुरल ब्यूटी है वो आर्टिफिशियली कॉपी किया ही नहीं जा सकता। दैट स्टाफ वाज कर्टसी शी थॉट, और ऐसा बात करना उसको, यानी मेरी पत्नी को, डचेस को लगता था कि ये तो महज कर्टसी से बोला जा रहा, ठीक है,
उसको लगता था, एंड कॉज इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय, और यही सब बात काफी था उसका गाल में वो ब्लश लाने के लिए। तो देखिए इसमें कोई खराब बात तो नहीं है, फ्रा पेंडॉफ तो उसको इंसल्ट नहीं कर रहा, फ्रा पेंडॉफ नॉर्मली उसका तारीफ कर रहा। अब किसी को भी तारीफ करेगा, खास करके कोई लड़की को आप तारीफ करोगे तो वो तो खुश होगी ही ना, इसमें मतलब गलत बात क्या है, इसमें गुनाह क्या है? और सिर्फ लड़की का बात क्यों, आप किसी भी इंसान का तारीफ करोगे तो वो तो खुश होगा ही ना, ये तो जाहिर सी बात है, तारीफ सुन के कोई दिमाग गर्म थोड़ी करेगा। तो अब इसी चीज को आपको समझना है कि ड्यूक इतना छोटा बात से गर्म हो जाता, उसका डिमांड ये था कि तुम डचेस हो, तुम एकमात्र मेरे ही बात से खुश होगे, हम ही तुमको देखेंगे, मेरा ही बात मन के चलोगे, तुम्हारा जगत संसार सिर्फ मेरा ही चारों इर्द गिर्द घूमेगा, मुझे छोड़ के तुम अंधा दिखोगे, मुझे छोड़ करके तुम दुनिया में कुछ जानोगे ही नहीं। ये था ड्यूक की एक्सपेक्टेशन। लेकिन डचेस काफी सिंपल थी, ओके, वो सबसे घुलने मिलने में वो पसंद करती थी, छोटा छोटा बातों में वो खुश हो जाती थी, ये एरोगेंट एकदम वो नहीं थी, यही चीज ड्यूक को पसंद नहीं आता था। देखिए आगे वो और बताएगा, शी हैड अ हार्ट, हाउ शैल आई से, उसका पास दिल था या उसके पास इमोशंस था, ये मैं कैसे बोल सकता हूं, टू सून मेड ग्लैड, बहुत जल्दी खुश हो जाती थी, टू इजिली इम्प्रेस्ड, बहुत जल्दी ही कोई भी चीज से वो मतलब इंप्रेस हो जाती थी, शी लाइक्ड व्हाटएवर शी लुक्ड ऑन एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, जो भी कुछ वो देखती थी सब चीज उसको पसंद आ जाता था और उसका निगाह तो हर तरफ जाता था। सर इट वॉज ऑल वन, सब चीज जो भी वो देख करके खुश हो जाती थी सबका तो वैल्यू बराबर ही है। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, यानी उसका जिस्म में जो मेरा फेवर है, यानी शायद कुछ नेक पीस या नेकलेस कुछ गिफ्ट किया होगा उसने, और बाद में इस पोएम के बाद में जाके हम लोग को पता चलेगा कि पुश्तैनी एक हार दिया था एज अ वेडिंग गिफ्ट ड्यूक ने डचेस को, तो वही वो अपने गले में पहन के रखती थी। तो मेरा फेवर, ठीक है, मैंने जो अपना नाम, ये जो पुश्तैनी खानदानी हार उसको दिया जो उसका सीने में लटकता था, वो द ड्रूपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, और पश्चिमी दिगंत में जब सूरज डूबता हुआ तो उसका जो किरण से जो सौंदर्य होता है वो, द बो ऑफ चेरी सम ऑफिशियस फूल ब्रोक इन द ऑर्चर्ड फॉर हर, या फिर चेरी का गार्डन में कोई मतलब मूर्ख व्यक्ति उसको खुश करने के लिए एक चेरी का कुछ टहनी ही तोड़ के ला दिया। द वाइट म्यूल शी रोड विथ राउंड द टेरेस, और एक सफेद म्यूल था जिसमें चढ़ करके वो टेरेस में घूमती थी। तो ये सारा चीज उसके लिए बराबर था, चाहे म्यूल में चढ़ के घूमना हो, चाहे कोई चेरी का फूल तोड़ के उसको ला दे कोई बुड़बक आदमी, या फिर कोई मतलब पश्चिमी दिगंत में सनसेट का खूबसूरती हो, या फिर मेरा दिया हुआ हार हो, ये चारों उसका दिल में बराबर खुशी का मतलब सृष्टि करता था, ये चारों ही उसको इक्वली खुश करता था, चारों में ही वो स्माइल करती थी, चारों में ही वो हैप्पी हो जाती थी। अब ड्यूक को यही बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अरे सूरज सनसेट होगा या कोई म्यूल में तुम चढ़ोगे या कोई मतलब कोई तुमको चेरी का फूल ला के देता, ये सब चीज का मेरा पुश्तैनी हार के सामने ये तीनों का कोई औकात है? तो अगर मेरा पुश्तैनी हार पहन के भी तुम सिर्फ खुश होगे और ये तीनों चीजों में भी सिर्फ खुशी होगे, तो तब ये तीनों चीजों में मेरे पुश्तैनी हार में फर्क क्या रह गया? तो मेरे पुश्तैनी हार का सरासर इंसल्ट, समझ रहे जो कितना ज्यादा एरोगेंट है? तब तो देखते जाइए और ज्यादा समझ में आएगा। ओके, ऑल एंड ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच, हर चीज उसके मुंह में से, उसके जबान में से एक ही तरीके का अप्रूवल खींच करके लाता था, सारा ही चीज में वो इक्वली इंप्रेस्ड होती थी, इक्वली प्रेज करती थी, और ब्लश एटलीस्ट, और अगर वो प्रेज एक्टिवली नहीं भी करती थी कम से कम ब्लश तो करती थी, खुश भी होती थी, बट उतना भी क्यों हो। शी थैंक्ड मेन गुड, वो इंसानों को धन्यवाद करती थी, चलो अच्छी बात है, बट थैंक्ड somehow, I know not how, as if she ranked my gift of a 900 years old name with anybody's gift। लेकिन किस तरीके से वो इंसान को धन्यवाद बिता सकती है मुझे तो पता नहीं कैसे वो कर लेती थी, लेकिन किसी ना किसी तरीके से लगता था कि जैसे मेरा दिया हुआ जो 900 साल पुराना नाम का तोहफा है, वो जो मैंने अपना पुश्तैनी हार दिया है, क्या वो चीज किसी भी अरे गहरे व्यक्ति का दिया हुआ कोई भी साधारण सा गिफ्ट का बराबरी कर सकता है? अगर नहीं कर सकता है तो वो मुझे मेरा गिफ्ट लेके मुझे भी सिर्फ थैंक यू बोली, और किसी भी मूर्ख व्यक्ति का साधारण गिफ्ट लेके उसको भी थैंक यू बोली, तो अगर दोनों को सिर्फ थैंक यू ही मिल रहा तो मेरा गिफ्ट और उस साधारण व्यक्ति के गिफ्ट में क्या फर्क रह गया? मेरा गिफ्ट का वेटेज कहाँ है? मुझे एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्स कहाँ मिल रहा? ओके, who would stoop to blame this sort of trifling? अब देखिए, अब इसका महानता का ढोंग देखिए, अब ये बता रहा है लेकिन छोड़ो,
कौन इतना नीचे झुकेगा कि ये सब छोटा मोटा ट्रिफलिंग यानी छोटा मोटा बात, ये छोटा मोटा बात के ऊपर उसको मेरा पत्नी को दोष चढ़ाने के लिए भी तो थोड़ा अपना, मैं इतना उम्दा दर्जे का हूँ, मैं इतना अव्वल दर्जे का आदमी हूँ, ड्यूक हूँ, मेरा मतलब शांत में इतना झुकेंगे क्यों? छोड़ो कोई बात नहीं, छोटा मोटा गलती कर रहा है, कर दो, माफ कर दो, कौन ही उतना झुकेगा? Even had your skill in speech, which I have not, to make your will quite clear to such an one. अगर आप लोग, अगेन वो अपने लिसनर्स को बोल रहा है कि अगर आप लोग को स्पीच में स्किल होता, यानी बातें करने का सक्षमता होता, सही तरीके से इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने का स्किल होता, विच आई हैव नॉट, जो कि मेरे पास नहीं है। अगेन फिर से एक ड्रामेटिक आयरनी, इतना देर पढ़ करके आप तो समझ ही चुके होंगे कि ये ड्यूक से बड़ा बात बनाने वाला, बात घुमाने वाला आदमी दुनिया में अभी तक पैदा नहीं हुआ होगा। और वो क्या बोल रहा है कि अरे मुझे तो अच्छे से बात करने का स्किल ही नहीं है। ठीक है, टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एन वन, ऐसा एक व्यक्ति यानी मेरे डचेस जैसा एकदम मूर्ख, एकदम सिंपल डम एक व्यक्ति का प्रति आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अपना इच्छाएं अगर आप प्रॉपरली स्पष्ट करके बोलने का क्षमता, वो कम्युनिकेटिव एफिकेसी अगर आपका रहता, ओके, और आप ऐसे कहते जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्गस्ट मी, हियर यू मिस और देयर एक्सीड द मार्क, कि देखो यहाँ पे तुम मुझे परेशान कर रहे हो, वहां पे तुमसे मैं डिससेटिस्फाइड हूं, ये चीज या वो चीज करके तुम मुझे अनॉय कर रहे हो, यहाँ कुछ चीज तुमसे चूक हो गया, वहां तुम कोई चीज से बढ़ गए, अपना हद से बढ़ गए। तो ऐसे करके छोटा छोटा बात में उसको अगर गलती पकड़ा भी दिया आप होते, एंड इफ शी लेट हरसेल्फ बी लेसन्ड सो, और अगर वो बात वो मान भी लेती, चुपचाप आप जो सिखा रहे हो वो सीख भी लेती, नॉर प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स, आपका साथ अपना दिमाग लड़ाए बगैर, आपका साथ अपना जुबान लड़ाए बगैर, आपसे बहस किए बगैर आपका बात अगर वो मान भी लेती, फॉर सूथ एंड मेड एक्सक्यूज, और अगर मतलब कोई एक्सक्यूज दिए, वजह कोई एक्सक्यूज दिए बिना सब चीज मान भी लेती, इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, उसमें भी कुछ ना कुछ झुकना होता। ओके, यानी मैं एक ड्यूक हूं, मेरा इतना बड़ा दर्जा है, तो मुझे ये बात अपना शान से झुक के बोलने का दरकार क्यों पड़ेगा कि तुम कहां गलती कर रहे हो, किस किस तुम्हारा एक्शन का वजह से मैं गुस्सा हूं या मैं डिससेटिस्फाइड हूं, ये मुझे जबान से निकाल के बोलने का जहमत करना पड़ेगा? क्या तुम्हारे अंदर इतना सा भी अकल नहीं है कि मेरा बिना बोले, मेरा बोलने से पहले ही तुम खुद ब खुद समझ जाओ कि कहां तुम गलती कर रहे हो और उसको खुद ब खुद ठीक कर लो, ताकि मैं डिससेटिस्फाइड होने का मौका ही ना मिले मुझे? इतना भी मुझे झुकना क्यों पड़ेगा? एंड आई चोज नेवर टू स्टॉप, और मैंने ठान लिया था कि मैं झुकूंगा नहीं। देखिए उसका एरोगेंस, देखिए उसका प्राइड, देखिए मैं इतना सा भी नहीं झुकूंगा। ओह सर, शी स्माइल्ड, नो डाउट व्हेनेवर आई पास्ड हर। हाँ, फिर से वो जो लिसनर से उनको एड्रेस करके बताता है, और भी एक बात सुनिए कि वो हंसती थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, जब भी मैं उसका पास से गुजरता था वो हमेशा हंसती थी, बट हु पास्ड विदाउट मच दैट स्माइल? लेकिन कौन ही ऐसा व्यक्ति था जो उतना स्माइल के बिना उसके पास से गुजर जाता था? यानी कि मैं गुजरता था तो वो मुझे स्माइल देती थी, तो बाकी कोई भी गुजरता था, बाकी सबों को भी तो वही स्माइल देती थी, मेरे लिए तो कोई एक्स्ट्रा स्पेशल स्माइल वो देती नहीं थी। दिस ग्रू, I gave commands, then all smiles stopped together. ये बढ़ने लगा, यानी दूसरों को देख के हंसना, दूसरे का छोटा मोटा गिफ्ट में खुश हो जाना, ठीक है, सब आदमी को थैंक यू बोलना, सब चीज में ब्लश करना, सब चीज में सिंप्लिसिटी मेंटेन रखना, ये सब चीज जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, ये बढ़ने लगा। मुझे चाहिए एक्सक्लूसिव केयर, एक्सक्लूसिव रेस्पेक्ट, वो मुझे जो रिस्पॉन्स देगी वो दुनिया का किसी और को नहीं देगी, वो मेरे बात से जितना रिएक्ट करेगी, जितना खुश होगी, वो दुनिया का किसी का से होगी, अपना बाप का भी नहीं, अपना भाई का भी नहीं, अपना किसी का से नहीं, सिर्फ मेरा, सिर्फ मेरा, सिर्फ मेरा। ये मैं करते करते ये अहमिका से एकदम पागल हो गया था ड्यूक। तो क्योंकि उसका बात सुनकर के डचेस ने अपना नेचर नहीं बदला, वो अपना नॉर्मल नेचर जारी रही, तो ड्यूक ने क्या किया? आई गेव कमांड्स, मैंने ऑर्डर दे दिया। किस चीज का ऑर्डर दे दिया? यहाँ पे डेथ सेंटेंस का ऑर्डर दे दिया, यानी डचेस को मृत्यु दंड दे दिया। देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, तब जितना हंसी था सब बंद हो गया। इसका लाइन का मतलब क्या है कि वो मर गई, वो दुनिया में जिंदा ही नहीं रही किसी को अपना हंसी दिखाने के लिए। ये बहुत क्रूशियल लाइन है, आई गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भूलिएगा नहीं, ये आरटीसी के लिए खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर शी स्टैंड्स एज इफ अलाइव, फिर से वो बताता है कि देखिए वहां वो खड़ी है ऐसे की जैसे अभी जिंदा हो। Will it please you rise? फिर से देखिए, फिर से वो लिसनर को बोल रहा है, अरे क्या प्लीज आप उठेंगे? देखिए
छोटा छोटा बात आप गौर कीजिए। एकदम पहले वो लिसनर को क्या बोला था कि प्लीज क्या आप यहाँ रुकिएगा, उसको देखिएगा, मेरे डचेस का तस्वीर देखना हो गया। फिर वो बोल रहा क्या अब उठिएगा। यानी ड्यूक इतना अथॉरिटेरियन है, इतना कंट्रोल लविंग है, वो ये पसंद ही नहीं करता कि उसका मर्जी के बगैर कोई बैठे, उसका मर्जी के बगैर कोई उठे, उसका मर्जी के बगैर कोई देखे सुने खाए। उसका तो बस चलता तो उसका मर्जी के बगैर किसी का सांस लेना वो मृत्युदंड करा देता है। वी विल मीट द कंपनी बिलो, देन आई रिपीट। तो हम लोग नीचे जो कंपनी वेट कर रहे हैं, नीचे और भी इन आदमी गैदर है मुझसे हम लोगों से मिलने के लिए, तो हम लोग नीचे जाके उन लोगों से मिल लेंगे। आई रिपीट, मैं फिर से दोहराता हूं, द काउंट योर मास्टर्स नोन munificence is ample warrant that no just pretense of mine for dowry will be disallowed। फिर से देखिए, एक दूसरा बड़ा ढोंग, दूसरा बड़ा ड्रामेटिक आयरनी। द काउंट, आई रिपीट, मैं ये दोहराता हूं, द काउंट योर मास्टर, यानी आप लोगों के जो प्रभु है, आप लोगों के मास्टर है, आप लोगों के सुपीरियर है, द काउंट, ठीक है, ये काउंट का बेटी से ही उसका ड्यूक का दूसरा शादी होने का बात है, ठीक है। तो काउंट उसका मतलब वुड बी ससुर हुआ। तो काउंट का म्यूनिफिसेंस यानी कि उनका जेनरोसिटी, उनका काइंडनेस इतना ज्यादा पॉपुलर है, सब कोई उसको इतना ज्यादा जानते हैं, तो उनका काइंडनेस ही काफी सबूत है, काफी मतलब प्रूफ है, एम्पल वारंट यानी सफिशिएंट प्रूफ है कि नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइन फॉर डाउरी, यानी मेरा कोई भी दावी दावा जो कि मैं डाउरी के लिए करूंगा, जो कि मैं दहेज के लिए मांगूंगा, मेरा कोई भी डिमांड, देखिए जस्ट बता भी रहा है, जस्ट यानी मैं जो भी मांगूंगा ऑब्वियसली मेरा दावा तो जायज ही होगा, तो मैं दहेज के लिए जो भी जायज मांग करूंगा उसको डिसअलाउ तो नहीं करेंगे, उसको रिजेक्ट तो आपके काउंट नहीं ही करेंगे। इतने ज्यादा वो दान दयालु है, इतने ज्यादा जेनरोसिटी के किस्से उनके सुने हैं, तो इतना मेरा छोटा सा मांग तो वो भर ही सकते हैं। दो हिज फेयर डॉटर सेल्फ एज ए अवाउड एट स्टार्टिंग इज माई ऑब्जेक्ट, हालांकि उनके सुंदर बेटी का जो किरदार है, सुंदर बेटी ही अपने आप में मेरा उद्देश्य है, इज माई ऑब्जेक्ट यानी मेरा लक्ष्य है, मेरा टारगेट है, मेरा उद्देश्य है। एज आई अबाउट एट स्टार्टिंग, जैसे कि मैंने पहले शुरुआत में भी बताया था, अब आप बहुत भली बात ही समझ पा रहे हैं सभी रीडर्स कि ये ड्यूक जितना इसका चरित्र इतना देर में आप समझे कि उसका सुंदर बेटी का लिए वो बिल्कुल भी शादी नहीं कर रहा, शादी वो डाउरी के लिए ही कर रहा कि एक तो इतना सारा उसको पैसा मिलेगा, और इतना पैसा मतलब हाई स्टेटस, तो उसका स्टेटस भी मेंटेन रहेगा और पैसा भी मिलेगा, इसी के लिए वो कर रहा है। लेकिन मुंह में वो क्या बोल रहा कि डाउरी वाउरी चलिए तो बात का बात है, लेकिन असली में मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, बस आपका डॉटर से ही मुझे मतलब है। इसमें एक और चीज आप देखिए, इज माई ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे जाने अनजाने में वो अपना दिल का एक दूसरा मुराद बता दिया कि आपका जो बेटी है ना वो मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट है, यानी आपका बेटी को मैं इज्जत नहीं दूंगा, वो मेरे बस खेलने का एक खिलौना है, उससे मैं अपना चाहत पूरा करूंगा, बस खत्म, और उसको इज्जत देने का कोई बात नहीं। वी विल गो टुगेदर डाउन सर। फिर से देखिए, मतलब उसके साथ जो भी कोई व्यक्ति था शायद नीचे जाने वाला था अकेले ड्यूक को छोड़ करके, ड्यूक का बकबक से परेशान हो गया होगा, वैसे ड्यूक को बुरा लग गया, अरे भाई मेरे मर्जी का बगैर नीचे जाओ, तुम्हारा पैर न काट दूं मैं। तब वो बताता कि नहीं, हम लोग एक साथ नीचे जाएंगे सर, रुको थोड़ा, इतना मतलब किस चीज का हरी, थोड़ा रुको, मेरे अनुमति के बगैर पैर बढ़ा दिए, इतना हिम्मत तुम्हारा। नोटिस नेपच्यून, दो एक काम कीजिए, अब वो एक दूसरा आर्टवर्क को दिखाता है। नोटिस नेपच्यून, वो देखिए नेपच्यून को देखिए वहां, टीमिंग अ सी हॉर्स, ओके, यानी सी हॉर्स का मतलब समुद्री टट्टू। तो समुद्री टट्टू को नेपच्यून यानी द रोमन गॉड ऑफ सी, वो एक तरीके से वश कर रहा है, फोर्सिबली वो अपने काबू में ला रहा है। ये एक स्टैचू है जहां पे नेपच्यून रोमन सी गॉड एक सी हॉर्स को वश में ला रहा है। दो अ रेयरिटी, हालांकि ये काफी रेयर है, ये स्टैचू काफी रेयर है, आपको सबके घर में दिखेंगे नहीं। विच क्लॉज ऑफ इंसब्रक कास्ट इन ब्रोंज फॉर मी, ये स्टैचू को मेरे लिए किसने बनाया है, क्लॉज ऑफ इंसबर्ग, उस वक्त के काफी मतलब फेमस वो कारीगर थे, उनको हायर करके मैंने बनाया है स्टैचू को मेरे लिए अलग से ब्रोंज में। ब्रोंज उस वक्त का एक मतलब कीमती धातु हुआ करता था, ये एक स्टेटस सिंबल भी हुआ करता था। तो ब्रोंज से आप एक इतना बड़ा स्टैचू पूरा बना लिए, वो भी एक रेयर किस्म का। इससे अगेन ड्यूक क्या कर रहा है कि अपना वो टेस्ट जता रहा, अपना वो वैल्यू, अपना वो मतलब स्टेटस दिखा रहा कि देखो मेरा स्टेटस कितना ज्यादा ऊंचा है, मेरा आर्टिस्टिक टेस्ट कितना ज्यादा रुचिशील है, मैं कितना ज्यादा मतलब सोबर हूँ, कितना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हूँ कि मेरे घर में सिर्फ
सबसे पहले तो कविता शुरू ही हुआ था एक आर्ट वर्क देखिए, लास्ट चीज का पेंटिंग देखो, उसमें भी वो फलाना ढिमकाना पूरा बता दिया कि कितना कितना बढ़िया तरीके से मैंने हायर किया है, एकदम निपुण तरीके से बनाया है। और आखिरी में भी उसने बताया कि देखो नेपच्यून का स्टैचू ये काफी रेयर है, तो मुझे रेयर चीजें पसंद है, यूनिक चीजें पसंद है, कॉमन चीजों से तो मेरा मतलब मन भरता ही नहीं है। ठीक है, जैसे मैं यूनिक हूं, मैं रेयर हूं, मैं सबको अथॉरिटेरियन करने वाला हूं, मैं सबको काबू में लाने वाला हूं, तो मेरा अंदर का कैरेक्टरिस्टिक्स ही जैसे ये नेपच्यून का स्टैचू बता दे रहा है, इसलिए काबू करने वाला चीज भी मुझे पसंद आता है कि नेपच्यून सी हॉर्स को काबू कर रहा है, टेम कर रहा है। ठीक है, और ब्रोंज बता दिया कि ब्रोंज में अपना दौलत दिखा दिया, शान दिखा दिया, शुरुआत से लेकर के आखिर तक पूरा पोएम, और जिसका थ्रू आप ऑब्वियसली समझ गए होंगे कि इसमें ड्रामेटिक आयरनी भी है, ड्रामेटिक मोनोलॉग भी है, और इस पूरा पोएम का थ्रू ड्यूक अपना क्रुएल्टी, अपना एरोगेंस, अपना जो भी कुछ साइकोलॉजिकल नेगेटिव साइड से वही अपना अनजाने में दर्शकों को बताते हुए चलता है। ठीक है, तो अगर ये पोएम अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट कोई और टॉपिक में वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट डाउन कर दीजिएगा, हम लोग जल्द से जल्द उसको अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।